हाँ जी बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। द प्रोज ऑफ द एज ऑफ जॉनसन। पोइट्री हमने देख ली, पोइट्री में जो नाम थे और जो माइनर पोइट्स भी आपने देख ली, और जो रोमांटिक ट्रेट्स रखते हैं उनको भी इस तरह आप क्लासीफाई कर सकते हैं। In the field of the prose, there established a literary style which was founded on the principles of logic and the lucid thought. It was opposed to what was slipshod, inaccurate, and the trivial. सर वही प्रिंसिपल हैं, वही रूल हैं जो ड्राइडन ने सेट कर दिए थे, जो अब बाद में आने वाले प्रोज राइटर ने लिखे हैं। वही एज ऑफ जॉनसन में भी एज ऑफ पोप वाली प्रोज का ही स्टाइल है, क्योंकि ये क्लासिकल एज उसी तरह से चल रही है। द ग्रेट प्रोज राइटर्स, द पिलर्स ऑफ द एज ऑफ जॉनसन वाज who represented in themselves the highest achievement of the English prose were जॉनसन, बर्क एंड गिब्बन। इसमें हम तीन नाम नजर आते हैं प्रोज के अंदर। कौन कौन से? डॉक्टर जॉनसन हिमसेल्फ, जो जिनके नाम पे ये एज है, और उसके अलावा बर्क हैं, ये एक पॉलिटिशियन थे, ओरेटर थे, और गिब्बन है, ये एक हिस्टोरियन है। इनकी एक ही बुक फेमस है, मैं आगे आपको बताता हूँ, रोमन हिस्ट्री इन्होंने लिखी थी, और ये बुक भी पढ़ने वाली है अपने तौर पे। और बर्क की स्पीचेस, क्या बात है, अगर आप स्पीचेस में इंटरेस्टेड है तो फिर बर्क 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 की तरह है, जैसे अरबी का बर्क है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर नहीं लगा हुआ लेकिन ये सैमुअल जॉनसन वही है। तो वाज द लिटरेरी डिक्टेटर ऑफ द एज, ये डेफिनेटली अच्छा वर्ड है इनके लिए, डिक्टेटर ऑफ द एज थे, क्योंकि हर लिहाज से ये फेमस थे, हर जगह पे फोर फ्रंट है पे आते थे। दो ही वाज नॉट इन ग्रेटेस्ट राइटर, कहा जाता है ये उतने बड़े आथर नहीं थे जितनी बड़ी पर्सनैलिटी थी। ये क्या बात हुई? बात ये है कि ही वाज एन इंटेलेक्चुअल जॉइंट, थिंकर बड़े थे, and the man of the sterling character. On account of all these qualities, he was honored and loved by all. ये अपने ज़माने के बड़े फेमस और बुजुर्गों की तरह थे, जैसे इशफाक अहमद है ना हमारी तरह, तो ऐसे राइटर हो तो उनके घर पे आपको पता है राइटर्स की लाइन लगी रहती है। तो बिल्कुल यही हाल था। एड इन हिज पुअर हाउस गैदर्ड द फोर मोस्ट आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, एक्टर्स एंड लिटरेरी मैन ऑफ लंदन। लंदन के जो जितने भी आर्टिस्ट हैं, लिटरेरी पर्सन हैं, मैन ऑफ लेटर्स हैं, सारे जो है ना जॉनसन के घर आया करते थे, और इनके घर हमेशा ही रश रहता था लिटरेरी पर्सन्स का। ये सब के गुरु थे। वो लुक्ड अपॉन हिम एज देयर लीडर। जॉनसन ने एक और बड़ा काम किया, वो तकरीबन ये किताब हर घर में पाई जाती है, और वो है जॉनसन बेस्ट नोन वर्क इज हिज डिक्शनरी। इंग्लिश की पहली डिक्शनरी कंपाइल की, उससे पहले डिक्शनरी होती ही नहीं थी। तो पहली दफा एक हुआ कि लैंग्वेज में डिक्शनरी आई, और ये डॉक्टर जॉनसन का कमाल था। एंड द लाइव्स ऑफ द पोएट, इनके दूसरा बड़ा काम है ये जो एक बायोग्राफी, एक कंपाइल बुक लिखी जिसमें सारे आथर जो इससे पहले आ चुके थे सबको इकट्ठा कर दिया, और उनके जो प्रेफेस लिखी है, जो उनको बुनियादी इन्होंने तारफ करवाया, वो एक लिहाज से कमेंट्री है, एक लिहाज से क्रिटिसिज्म का वर्क है। क्योंकि शेक्सपियर के बारे में जो बातें की इन्होंने, जॉनसन के बारे में की, ड्राइडन के बारे में की, या मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में की, तो वो एक एक लाइन कोटेबल है और लोग उसको कोट करते हैं आज भी। He contributed a number of the articles in the periodicals में, इन्होंने आर्टिकल भी लिखे जो जर्नल वगैरह थे, द रैम्बलर, द आइडलर एंड द रेसलर्स, इन periodicals में लिखते थे। In them his style is ponderous and verbose, but in Lives of the Poet, जो इनका सबसे जबरदस्त वर्क है, डिक्शनरी तो जाहिर है डिक्शनरी है, वो इस तरह से इतनी कोट हो सकती, which are very readable critical biographies of the English poets. His style is simple and at times charming. What was necessary in the generation when Johnson wrote was some commanding authority that might set standard of the prose style, lay down definite rules and compel others to follow them. वो एक क्लासिकल स्पिरिट थी ना इनके अंदर, रूल्स फॉलो करना, सेट करना एक स्टाइल को। दिस इज व्हाट वाज एक्चुअली डन बाय द जॉनसन। ही सेट अ मॉडल ऑफ द प्रोज स्टाइल व्हिच हैड रिदम, बैलेंस एंड लूसिडिटी एंड व्हिच कुड बी इमिटेटेड विद प्रॉफिट। ठीक है, आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, प्रोफेशनल राइटर भी बन सकते हैं अगर आप ये क्लासिकल राइटर्स को पढ़ते हैं। We may not sometime agree to the views he expresses in the lives of the poet, ये बुक की बात की जा रही है, in the lives, but we cannot but be impressed by his boldness, his wit, wide range and brilliancy of his style। ये चीज़ों से आपको बिल्कुल भी इनकार नहीं है। और इनके ये दो ही बड़े काम है, डिक्शनरी एंड द लाइव्स ऑफ द पोएट, और ये क्रिटिक के नाम से अच्छे जाने जाते हैं। प्रोज की बात की जा रही है, पोइट्री का वर्क तो आपको पहले ही बता दिया इनका। प्रोज में जो एक और बड़े आथर हैं, बर्क वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द जॉनसन सर्कल के आदमी थे। जॉनसन
कि घर हाजिरी ये भी देते थे। ही वॉज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द 30 years एंड एज सच मेड हिज मार्क एज द मोस्ट फोर्सफुल एंड इफेक्टिव ओरेटर ऑफ हिज टाइम। ये अपने वक्त के सबसे बड़े इफेक्टिव ओरेटर थे, यानी बहुत अच्छी तकरीरें करते थे, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट थे, पॉलिटिशियन थे, और तकरीरें इनकी कमाल की थी जो बाद में पब्लिश हुई। अ मैन ऑफ द वास्ट नॉलेज, ही वाज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर, ठीक है, दैट एवर स्पोक इन द इंग्लिश पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर समझे फिलोसफर खड़ा हो गया था। और जाहिर बात है ये किसके पास आते जाते थे? डॉक्टर जॉनसन के घर हाजिरी देते थे, वहां से सीखते थे। बर्ग्स चीफ कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर आर द स्पीचेस। सबसे बड़ा काम क्या किया बर्ग ने? स्पीचेस दी, ठीक है, and the writing of his public career. The earliest of them were thoughts on the present discontent. 1770 के अंदर इनकी स्पीचेस पब्लिश होती हैं, थॉट्स ऑन द प्रेजेंट डिसकंटेंट, ठीक है। In his work, Burke advocated the principle of the limited monarchy which had been established in England, ठीक है। इस मामले पे इन्होंने ये दिया। और अमेरिकन कॉलोनीज रिवोल्टेड अगेंस्ट इंग्लैंड। उसी दौर में जब ये स्पीचेस दे रहे थे तो अमेरिका के अंदर रिवोल्ट आया आज़ादी के लिए। इंग्लैंड से अमेरिका ने सोचा आज़ादी लेनी चाहिए, एंड इंग्लिश गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू सप्रेस दैट रिवोल्ट। बर्क वेमेंटली एडवोकेटेड द कॉज ऑफ द अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ठीक है। पार्लियामेंट में खड़े होकर बरतानिया पे तनकीद करना कि आज़ादी दे दो अमेरिकन को, और कॉलोनीज नहीं होनी चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए, लूटना नहीं चाहिए। तो ये थे बर्क, ऐसे शख्स थे। In that connection, he delivered two famous speeches in the parliament. On American taxation, इनकी एक स्पीच है, अमेरिका ने के ऊपर जब बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया, जहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट होता है, जब इंग्लैंड बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देता है वहाँ, तो अमेरिका के अंदर आज़ादी के लिए एक रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। ऑन कंसिलिएशन विद अमेरिका, ऑन द अमेरिकन टैक्सेशन एंड ऑन कंसिलिएशन विद अमेरिका, ये दो बड़ी फेमस स्पीचेज हैं जो आपको याद रखनी है, in which are embodied true statesmanship and the political wisdom हमें नजर आएगा। The greatest speeches of the Burke were however delivered in the connection with the French Revolution। और आपको पता है साथ साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन का मामला भी स्टार्ट हो चुका था। फ्रांस के अंदर एक रिवॉल्ट आ चुका था पब्लिक की तरफ से। जिन्होंने डिकन का नावल पढ़ा हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर, उनको यकीनन इसका बड़ा अच्छा आइडिया है। भला कोई बता सकता है डिकन का नावल फ्रेंच रेवोल्यूशन पे जो लिखा है उसका नाम क्या है? क्या याद है आपको कि नहीं याद? अभी थोड़ी देर में चेक करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन पे इनकी जो स्पीचेस हैं खैर वो बहुत कमाल की हैं, और ये पब्लिश होती हैं इस नाम से, द रिफ्लेक्शंस ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1790। 1790 में आती है इनकी बुक द रिफ्लेक्शंस ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये बहुत फेमस इनका वर्क है। His last speech is delivered in the connection with the impeachment of the Warren Hastings for the atrocities he committed in India। इंडिया से एक जो लॉर्ड वापस आए थे रूल करके, वारन हेस्टिंग, तो उनके ऊपर जो है उनकी इम्पीचमेंट हुई, उसके ऊपर इन्होंने स्पीचेस दी। शो बर्क एज द चैंपियन ऑफ द जस्टिस एंड डिटरमिन्ड फो ऑफ करप्शन, हाई हैंडेडनेस एंड क्रूएलिटी। ये खिलाफ थे किसके? नाइंसाफियों के खिलाफ थे, करप्शन के खिलाफ थे, रूल को ज्यादा वायलेट करने के खिलाफ थे, और जुल्म के खिलाफ थे। The prose of the Burke is full of the fire and enthusiasm, yet supremely logical, eloquent and yet restrained, fearless and yet orderly, steered by the every popular movement and yet dealing with the fundamental principle of the politics and philosophy। तो बर्क क्या थे? एक ओरेटर थे, एक बड़ी खूबसूरत स्पीचेस दी उन्होंने, और अमेरिकन इंडिपेंडेंस के लिए भी स्पीचेस दी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन पे भी दी, ठीक, करप्शन के अगेंस्ट भी दी, और वही इनकी दो फेमस किताबों की सूरत में पब्लिश होती है। प्रोज राइटर में अगले वर्ग, अगला जो ऑथर देखें उसका एक ही काम है, आपके सामने नजर आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका एक ही वर्क है। एडवर्ड गिब्बन वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के ये पहले हिस्टोरियन है बाकायदा से जिन्होंने साइंटिफिक बुनियाद पर हिस्ट्री लिखी है, फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड हिस्टोरियन है। और इनका जो काम है उसे प्रोज लिटरेचर की प्रोज में भी जगह मिली। आप है हिस्ट्री का वर्क, लेकिन इतना खूबसूरत उन्होंने लिखा, एक लिटरेरी स्टाइल और मैनर था इनका, इज ग्रेट। तो बाकी कुछ भी ना याद रहे तो गिब्बन की एक ही बात आपने याद रखनी है, कौन थे फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंग्लैंड। बुक का नाम क्या है? द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ओके, इसके साथ ही हमारा प्रोज का ये सेगमेंट भी तमाम होता है, और अब हम जा सकते हैं 18th सेंचुरी नॉवल की तरफ। लेकिन इसमें हम पहले